हमारे मॉडर्न लाइफस्टाइल में कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो लंबे समय तक हमारा पीछा नहीं छोड़ती। उनमें से एक है स्पॉन्डिलाइटिस की बीमारी। नमस्ते दर्शकों, स्वास्थ्य चर्चा के इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज चर्चा एक ऐसी बीमारी के बारे में जो लगभग हर एक आयु वर्ग को उतना ही नुकसान पहुंचा रही है। और इस चर्चा में हमारे साथ होम्योपैथी विशेषज्ञ डॉक्टर राजीव हमारे साथ मौजूद है। सर, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार सभी दर्शकों को। स्पॉन्डिलाइटिस वैसे तो एक अंग्रेजी शब्द हो गया, लेकिन इसको थोड़ा और विस्तार से जानना चाहिए कि स्पॉन्डिलाइटिस क्या है, कौन से अंग को सीधा जो है नुकसान पहुंचाता है, कितने प्रकार के हैं, शरीर के कौन से अंग से सीधा सीधा जुड़ा हुआ है। तो लोग स्पॉन्डिलाइटिस को वाकई में एकदम विस्तार से जानना चाहेंगे। स्पॉन्डिलाइटिस एक तंत्रिका संबंधी रोग है जिसमें रीढ़ की हड्डियां हमारी इफेक्ट होती हैं। जैसे हमारा जो शारीरिक बनावट है उसमें एक रीढ़ का बहुत बड़ा एक उसका रोल है, और हमारी जो स्पाइन जो होती है उस स्पाइन में भी हमारा ये 5 भागों में बटा रहता है। 5 भाग जैसे कि पहला सर्वाइकल, दूसरा थोरेसिस, तीसरा लंबर, चौथा सैक्रम और 5वां कॉक्सिक्स होता है। इसमें लगभग जो हमारे वर्टिब्रा होते हैं ये जब इफ़ेक्ट होते हैं, इफ़ेक्ट होने के कई कारण हो सकते हैं। जैसे आप गलत पोस्चर में बैठना, कभी चोट लग जाना, इंजरी हो जाना, खान पान में गड़बड़ी होना, हड्डियों में विकार आना शुरू हो जाना, एक एज के बाद लंबे समय के बाद पोस्टर पर बैठना, इसके कारण भी ये हो सकते हैं। स्पॉन्डिलाइटिस जो है आमतौर पर एक लाइफस्टाइल डिजीज़ है, जो आज हम लोग लाइफस्टाइल जो हम लोग बेतरतीब लाइफस्टाइल है जिसके चलते ये हम लोगों को इफ़ेक्ट कर रहा है। स्पॉन्डिलाइटिस को हम लोग यदि इसको देखेंगे तो हम लोग इसको 3 भाग में बांट सकते हैं। ACL इसको हम लोग बोल सकते हैं। ACL मतलब A फॉर एंकोलॉजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, C फॉर सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, L फॉर लंबर स्पॉन्डिलाइटिस। एंकोलॉजिंग स्पॉन्डिलाइटिस जो होता है वो हमारे स्पाइन को और हमारे रीढ़ की हड्डी को, हमारे पोस्चर को स्टीफ कर देता है, जिससे हम घूम नहीं पाते हैं, माथा घुमा नहीं पाते हैं। हमारा स्पाइन जो है धीरे धीरे बेंड होने लगता है, जिसमें हम कुछ भी करने में असमर्थ होते हैं, जो हमारे शरीर की गति को वो रोक देता है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में सबसे पहले इफेक्ट जो होता है वो उसमें सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में आमतौर पर देखा जाता है कि हमारे दोनों हाथ जो इफेक्ट होते हैं, कंधा इफेक्ट होता है, जिसमें आपको झिनझिनी जिसको हम लोग टिंगलिंग बोलते हैं, नंबनेस, सुनपन और दर्द, या आपको चक्कर भी आ सकता है, जिससे कि आपका दोनों हाथ में आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। कई बार हम लोग स्पॉन्डिलाइटिस के शिकार होते हैं सर्वाइकल के, लेकिन हम लोग हाथ का इलाज करा रहे होते हैं, नसों का इलाज करा रहे होते हैं, लेकिन वो इलाज आपका गलत डायरेक्शन में इलाज होता है। सर्वप्रथम आपको इस प्रकार के कोई भी लक्षण दिखे तो सबसे पहले आपको एक सर्वाइकल का एक्सरे कराना चाहिए, जिसमें कि एक्सरे ऑफ सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, AP और लैटरल व्यू आपका उसको देखना चाहिए, जिससे पता चल सके कि सर्वाइकल का जो हमारा जो पार्ट है वो कितना इफेक्टेड है और कौन कौन सा पार्ट हमारा इफेक्टेड है, तो इससे आपको पता चल सकता है। दूसरा जो है कि हमारा आ गया लंबर स्पॉन्डिलाइटिस। तीसरा जो है, तो लंबर स्पॉन्डिलाइटिस में हम लोग देखते हैं कि आमतौर पर हम कभी गिर गए, कभी चोट लग गया, या कभी गलत पोस्चर में हम लंबे समय तक बैठे रह गए, या हमने कोई भारी सामान उठा लिया, कभी हमें इंजरी लगी हो, कभी हम एक्सीडेंट मेरी हो गई हो, तो इसके कारण से लंबर स्पॉन्डिलाइटिस होता है, जिसका इफेक्ट सीधा इफेक्ट आपके दोनों पैरों पे होता है। दोनों पैर में जैसे हम लोग सुनते हैं साइटिका पेन के पीछे सबसे बड़ा एक रीज़न है लंबर स्पॉन्डिलाइटिस का। लंबर स्पॉन्डिलाइटिस जो होता है जिसमें हमारे जो 5 वर्टिब्रा होते हैं ये इफेक्ट होते हैं, ये इसमें ऑस्टियोफाइटिस जब बढ़ जाता है, इसका मतलब हड्डी का बढ़ना। हमारे वर्टिब्रा जब में जो हड्डियां होती हैं वो जब इनक्रीज़ करती है तो हमारे भेन को कंप्रेस करती है, जिसके चलते हमारे दोनों पैर में झिनझिनी, सुनपन, जलन, दर्द, असहनीय दर्द होता है। पेशेंट जो है सो नहीं पाता है, बहुत देर देर रात तक वो परेशान रहता है, वो छटपटाते रहता है बिस्तर पर, और वो इस बीमारी से जब ग्रसित होता है तो इसका दुष्परिणाम ये होता है कि उसके आने वाली जो दिनचर्या उसकी काफ़ी प्रभावित हो जाती है। क्या दर्शकों को ये समझ आ सकता है कि सर्वाइकल मतलब यहाँ से, तो क्या अंग से बता सकते हैं कि कौन सा हिस्सा सबसे पहले जो है? जी बिल्कुल। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हम लोग जो हमारा ये जो C7 जो होता है, जो हमारा 7 सर्वाइकल जो वर्टिब्रा होते हैं, इसको हम लोग सर्वाइकल वर्टिब्रा बोलते हैं। थ्रोसिस सर्वाइकल के बाद का जो हिस्सा होता है, और लंबर जो हमारे कमर का जो पोस्चर है, ये हमारा जहाँ पे हमारा स्पाइन बैंड करता है, इसको हमको लंबर बोलते हैं। तो लंबर वर्टिब्रा जो हमारे 5 होते हैं, थ्रोसिस हमारे 12 होते हैं, और 7 जो हमारे सर्वाइकल होते हैं, तो ये 24 हो गए, और 25वां जो हमारा 24 हो गया। ये 25वां जो हमारा होगा वो सैक्रम होता है, और 26 हमारा कॉक्सिक्स होता है। तो जैसे अल्फ़ाबेट में जैसे 26 अंक होते हैं, वैसे आप याद कर सकते हैं कि हम स्पाइन को यदि अपने नज़र से याद करना चाहें एट द ग्लांस, तो हम लोग 26 लेटर के तौर पे, वर्टिब्रा के तौर पे हम लोग उसको देख सकते हैं।
तो ये आपने बताया कि किस तरीके से विस्तार में स्पॉन्डिलाइटिस है क्या। अब आपने बताया कि इंजरी हो सकती है, बैड पोजीशन हो सकता है, और कैसे कैसे पॉसिबिलिटीज़ हैं, आशंकाएं हैं जो लोगों में हो सकता है, किन लोगों को हो सकता है, ये क्या किया जा सके कि इससे बचा जा सके जिनको अभी तक स्पॉन्डिलाइटिस नहीं है। हमारे देश में जिस तरह से मोबाइल लैपटॉप का चलन बढ़ा है और जिस तरह से बच्चे आज जो हमारा युवा वर्ग है जिस तरह से इससे ग्रसित हुआ है, जिसका एडिक्शन हुआ है मोबाइल लैपटॉप का, तो इसको आप 10 साल से इसको मान सकते हैं, 10 साल से लेकर 60 साल की उम्र तक किसी भी उम्र के लोगों को ये बीमारी हो सकती है। खासकर जो ये आयु वर्ग है, इसमें हम लोग बहुत लंबे समय तक वीडियो गेम, व्हाट्सएप, फेसबुक, जो भी हम लोग इंस्टा स्क्रॉल करते हैं, सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं, इससे हम लोग इसके चलते इफेक्ट जो है हमारे लंबर पे, हमारे सर्वाइकल पे, इस पे इफेक्ट ज़्यादा पड़ता है। खासकर लंबर और सर्वाइकल इफेक्ट ज़्यादा होता है लोगों को, तो ये हर आयु वर्ग के लोग इससे प्रभावित हैं। खासकर आप 10 साल के से लेकर जो 20 साल के जो बच्चे हैं, आज की हमारी मैक्सिमम पढ़ाइयाँ भी हैं, ऑनलाइन हो रही हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जो जानकारियाँ हैं जो हमें कंप्यूटर और टीवी के माध्यम से या मोबाइल के माध्यम से हम चीज़ों को देख पा रहे हैं। टीवी हद तक तो ठीक है, लेकिन हम लोग गलत पोस्चर में जो बैठते हैं, गलत पोस्चर पे लंबे समय तक हम लोग टीवी भी देखते हैं, अपने घर पे सोफ़ा पे लेट जाते हैं, जो हमारे लिए कहीं ना कहीं गलत है। हम गलत पोस्चर में पढ़ते हैं, हम गलत पोस्चर में मोबाइल का यूज़ करते हैं, हम लोग बाथरूम में भी जाते हैं तो आज हम लोग देखते हैं कि प्रायः लोग मोबाइल लेके जाते हैं, तो उसमें भी हम लोग बेंड पोजीशन में, गलत पोजीशन में बैठ के मोबाइल को स्क्रॉल कर रहे होते हैं। ये तमाम कारण से हम लोग ग्रसित हो रहे हैं। खासकर जो हमारा युवा वर्ग है, जो हम लोग 20 साल के प्लस को बोलते हैं, जो लोग जॉब कर रहे हैं, उनकी भी मजबूरी है कि दिन रात जो भी आज काम है, मैक्सिमम डिजिटलाइजेशन के चलते आपको ये समस्या आ रही है कि सभी लोग मोबाइल और लैपटॉप पे ही काम कर रहे हैं। अपना हर चीज़ की रिपोर्टिंग भी आपके मोबाइल पे ही हो रही है। तो इसका नतीजा ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा देर तक 6-6 घंटा, 8-8 घंटा, 10-10 घंटा हम लोग वर्क फ्रॉम होम भी कर रहे हैं, तो हम लोग लैपटॉप पे ही वर्क कर रहे हैं, तो मोबाइल पे ही वर्क कर रहे हैं। तो इसका नतीजा है कि हमें इसकी संभावनाएं ज़्यादा बढ़ रही हैं, और हर 5 में से 3 युवा आप देखेंगे कि सर्वाइकल और लंबर के चपेट में आ रहा है और इससे ग्रसित हो रहा है, जिससे वो काफ़ी परेशान हो रहा है, और उसकी काम, उसकी पढ़ाई, उसका रोजगार, उसका बिजनेस, सब कुछ उससे प्रभावित हो रहा है। इसलिए हमें गलत पोस्चर में ना बैठें, थोड़ा देर पे हम लोग ज़रूर उठ के 1-2 मिनट का वॉक कर लिया करें, जहाँ जिस हम लोकेशन पे हैं, खान पान का नियमित सेवन करें। इससे इन तमाम चीज़ों से देख रेख से हम लोग, और ये जो आयु वर्ग जो अपना, जैसे आपने मुझसे पूछा, उस ये आयु वर्ग हमारे इफेक्टेड हो रहा है। आयु वर्ग से मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपके पास जब पेशेंट्स आते हैं तो किस आयु के पेशेंट्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, क्योंकि स्कूल से भी काफ़ी बच्चों की शिकायतें आ रही हैं, उन्हें भी रीढ़ की हड्डी में काफ़ी ज़्यादा दर्द जो है उभरता दिखाई दे रहा है, यूथ में काफ़ी ज़्यादा परेशानी दिखाई दे रही है। तो आयु वर्ग की बात करूँ, सीधा पुरुष और महिलाओं में जो आंकड़ा है, किस तरीके के मरीज़ आपके पास ज़्यादा आते हैं, या दोनों बराबर के रेशियो में आपके पास आते हैं? पुरुष महिला आज सभी आज कामकाजी हैं, तो पुरुष महिला का अंतर करना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि ये दोनों मेल फीमेल को ये बीमारी एक आम तौर पे सबको हो रही है जी। साथ ही साथ जो हमारा आयु वर्ग जो आपने चर्चा की, तो आयु वर्ग में मैं कहना चाहूँगा कि 15 साल से 45 ईयर्स, 15 ईयर्स टू 45 ईयर्स के बीच में इस तरह के जो एज ग्रुप है, इसमें ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि ये एज ग्रुप कुछ करने का ग्रुप होता है, ये हमारा लाइफ को एक दिशा देने का एज होता है। तो इस कारण से ये आयु वर्ग जो है काफ़ी वर्क करता है, चाहे काफ़ी काम करता है, और इस तरह से इस एज ग्रुप में भी हम लोग मैच्योर्ड भी 15 साल से हम लोग कम मैच्योर्ड भी होते हैं, तो चीज़ों को बहुत सारे हम समझ नहीं पाते हैं, तो इसके चलते भी इसका इफेक्ट हमारे 15 से 25 साल के लोगों को पड़ रहा है। लेकिन जो हमारे कामकाजी भी लोग हैं उनको भी इफेक्ट हो रहा है, इसलिए हमारा ये जो ये आयु वर्ग है, इस आयु वर्ग में यदि हम लोग खास ध्यान रखें तो हम इस तमाम बीमारियों से, स्पॉन्डिलाइटिस के जो तमाम तरह के प्रकार हैं, इससे हम लोग बचा जा सकता है। अब ये पूछूंगी कि जब भी किसी को रीढ़ की हड्डी में कोई भी शिकायतें या दर्द आ रही, लोग सीधा जाते हैं फिजियोथेरेपी, कायरोप्रैक्टर या फिर मसाज की ओर, तो ये कितना इसमें लाभदायक है? अगर इलाज भी चले और पैरेलल ये भी चले, या केवल सिर्फ लोग थेरेपी पे विश्वास रखकर आगे बढ़े, तो क्या लाभदायक हो सकता है? क्या जड़ से स्पॉन्डिलाइटिस को हटाया जा सकता है या रोकथाम किया जा सकता है? तो जब स्पॉन्डिलाइटिस से इंसान ग्रसित हो तो उसमें फिजियोथेरेपी या फिर कायरोप्रैक्टिशनर का क्या योगदान है? इसको ज़रा सा अगर लोग को समझाएं तो। सबसे पहले आज हम किसी भी बीमारी हो, चाहे स्पॉन्डिलाइटिस हो, चाहे हमारे शरीर में विभिन्न तरह की बीमारियां होती हैं, किसी भी बीमारी में हेल्दी लाइफस्टाइल विथ होम्योपैथी, यदि आप दोनों का, हमारा अपना जो मानना है, क्योंकि मैं एक होम्योपैथिक डॉक्टर हूं, तो आपका इसमें एक बड़ा रोल है।
आज के डेट में आप केवल चाहेंगे, चाहे एलोपैथ हो, चाहे होम्योपैथ हो, चाहे आयुर्वेद हो, केवल आप दवाइयों के भरोसे या इस पैथी के भरोसे आप चाहें कि स्वस्थ रहें तो ये कहना मुश्किल है, और आप 50 से 60% तक स्वस्थ रह सकते हैं दवाइयों के भरोसे। लेकिन यदि आपको पूर्ण स्वस्थ रहना है और कंप्लीट आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति आपकी रुचि है और जागरूक है कि मुझे स्वस्थ रहना है, तो आपको हेल्दी लाइफ स्टाइल विथ जो भी पैथी आप यूज़ करते हो, होम्योपैथी यूज़ करते हो या फिर एलोपैथ या आयुर्वेद आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मेरा अपना मानना है कि जो हमारा फिजियोथेरेपी है, हेल्दी लाइफ स्टाइल मतलब हो गया आपका खान पान सही होना चाहिए, आपका योगा एक्सरसाइज सही होना चाहिए, आप प्रॉपर वे में आप रूटीन वर्क को फॉलो करते हैं, आपके सोने का टाइमिंग, उठने का टाइमिंग, आपके पढ़ाई करते हो तो स्कूल जाने की टाइमिंग, एवरीथिंग, या आपके ऑफिस जाने की टाइमिंग, हर चीज़ों के आप एक प्रॉपर दिशा में मेंटेन कर पाते हैं। जो आज हमारी भागम भाग जीवन शैली है, जो हमारा जो आज का दौड़ है, इस दौर में यदि हम इन चीज़ों को थोड़ा सा बैलेंस करके चलें तो इन चीज़ों से हम लोग ठीक हो सकते हैं। हमारा अपना मानना है कि मेरा जो अभी केसेस है कि मैं बहुत सारे पेशेंट एलोपैथ से रिटर्न होकर आते हैं, मैं किसी पैथी की बुराई नहीं कर रहा या मैं इसकी आलोचना नहीं कर रहा, लेकिन वहाँ पे दो ही इलाज है जो इसमें न्यूरो का लोग दवाई देते हैं। लेकिन होम्योपैथिक में एक ऐसा साइंस है कि आपके सर्वाइकल के विभिन्न जो हमारे जो मैंने 26 सर्वाइकल का भी 26 वर्टिब्रा का जो मैंने जिक्र किया, इस 26 वर्टिब्रा की अलग अलग दवाइयाँ हैं कि यदि C1 C2 दबा हुआ है, C3 C4 दबा हुआ है, L4 L5 दबा हुआ है, L5 S1 यदि प्रेस है, कंप्रेस है और वो हमारे वेन को कंप्रेस कर रहा है या उसमें स्लिप डिस्क की शिकायत है, तो अलग अलग वर्टिब्रा की अलग अलग होम्योपैथी में दवाइयाँ आती हैं। होम्योपैथिक एक साइंस एक जो है जो हमारा कॉज पे काम करता है। होम्योपैथी क्योर द पेशेंट नॉट द डिजीज़। हम लोग जो देखते हैं कि जैसे किसी को सर्वाइकल का प्रॉब्लम है तो चक्कर उसको सोने से ज़्यादा आता है, चक्कर उसको बैठने से ज़्यादा आता है, चक्कर वो चलने से उसको ज़्यादा आता है, बैठने से ज़्यादा आता है। तो ये तमाम तरह के सिम्टम्स हम लोग पूछ के, और अलग अलग सिम्टम्स की अलग अलग दवाइयाँ हैं। जैसे आपको लंबर स्पॉन्डिलाइटिस है और आपके दोनों पैर में पेन है या दोनों पैर में पेन है, तो हम लोग ये पूछते हैं कि आपको खड़ा होने से प्रॉब्लम ज़्यादा है तो उसकी अलग दवाई है, बैठने से दिक्कत है या आपको चलने से दिक्कत है या आपको सोने से दिक्कत है या आप उठ के बैठते हैं तो आपको दिक्कत है। तो होम्योपैथिक एक ऐसा पिक्यूलियर साइंस है कि आपको एक एक सिम्टम्स की अलग अलग होम्योपैथिक में दवाइयाँ हैं जिससे हम लोग उसको 100% क्योर कर पाते हैं। लेकिन मैं फिर से आपको बोलूँगा, जैसे मैंने अभी आपको बोला कि होम्योपैथी के साथ साथ आपको दो थेरेपी, जैसे एक सेल्फ थेरेपी जो आप खुद एक्सरसाइज करते हैं, आप तमाम तरह के आज यूट्यूब चैनल पे देखेंगे, योगा फॉर सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, योगा फॉर लंबर स्पॉन्डिलाइटिस, योगा फॉर एंकोलॉजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। अब तमाम तरह की योगा आप देख करके, यदि आपके संपर्क में कोई योगा टीचर नहीं हो तो भी आप देख करके उसमें कुछ योगा स्टेप्स को जो आप कर सकते हैं प्रॉपर तरीके से, उसको आप एक प्रिंट आउट निकाल लें, जहाँ आप योगा करते हैं अपने घर में उसको वहाँ चिपका लें और उसको देख के उसको फॉलो करें। ये हो गया आपकी सेल्फ थेरेपी। दूसरा हो गया फिजियोथेरेपी, और आपने कायरोप्रैक्टर की बात की तो ये भी आपके काफ़ी मददगार हो सकते हैं। ये दोनों को सामंजस्य से आप 100% क्योर हो सकते हैं। मैं कभी नहीं कहता कि आप केवल थेरेपी से 100% ठीक हो सकते हैं, और मैं ये भी कभी नहीं कहता कि आप होम्योपैथी से भी 100% ठीक हो सकते हैं, क्योंकि दोनों का सामंजस्य जब तक चलेगा नहीं तब तक आप 100% क्योर नहीं हो सकते। होम्योपैथिक की अब बात करूँ तो होम्योपैथिक का इलाज तो आपने बताया कि हाँ स्पॉन्डिलाइटिस के लिए है, पर ये इलाज कितना आसान है? अगर प्री मैच्योर पेशेंट आता है, स्पॉन्डिलाइटिस बस उभर रहा होता है उनमें, तो इलाज किस तरीके से चलेगा? और जब बहुत ही क्रिटिकल श्रेणी में इंसान चला जाता है, क्योंकि आपने बताया कि चक्कर आता है, मरीज उठ नहीं सकता है, सर्वाइकल, लंबर, स्पाइन सब डैमेज रहता है, तो वैसे में किस तरीके का इलाज है होम्योपैथिक में? क्या उस वैसे पेशेंट्स का भी इलाज उपलब्ध है, और अगर है तो कितना आसान है? हर बीमारी का होम्योपैथिक में इलाज है। जैसे एक्यूट केस हो, जो पेशेंट के जो डिजीज़ को हम लोग दो केस में इसको करते हैं, वो एक्यूट केस है और क्रोनिक केस है। एक्यूट केस में हम लोग देखते हैं कि एक्यूट केस भी होम्योपैथिक से तुरंत रिकवरी होता है और क्रोनिक केस भी होम्योपैथिक से रिकवरी होता है। लेकिन हम लोग किसी भी पेशेंट के लास्ट चॉइस होते हैं होम्योपैथिक जो साइंस होता है। जब सब जगह से लोग जब थक जाते हैं तो होम्योपैथिक में लोग आते हैं, क्योंकि वो लोग को एक नाउम्मीद हो चुके होते हैं। डॉक्टर बोलता है आप थेरेपी करो, योगा करो, कोई भी काम जब काम नहीं करता आप ये न्यूरो की दवा खाओ। लेकिन जब वो लोग आते हैं हमारे यहाँ तो हम लोग उसको फिर पूरे एनालिसिस करते हैं, उसको रेडियोलॉजी के तौर पे, उसको ब्लड टेस्ट के तौर पे, उसको हम लोग फिजिकल जो सिम्टम्स होता है उसको हम सब कुछ कैलकुलेट करके तब हम लोग प्रिस्क्रिप्शन करते हैं। होम्योपैथिक एक जो डॉक्टर है एक प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर आपके तीनों सिम्टम्स को लेता है, हिस्ट्री को लेता है कि आपको प्रेजेंट में क्या बीमारी है, पास्ट में आपको क्या प्रॉब्लम थी, आपको फ्यूचर में आपको ये हो सकता है। हम लोग तीनों चीज़ों की संभावनाओं को देखते हुए हम लोग ट्रीटमेंट देते हैं, तो हम लोग सफल हो पाते हैं, क्योंकि हम लोग केयर नहीं क्योर करने का प्रयास करते हैं। क्योंकि केयर तो आप किसी भी दवाइयों से हो जाते हैं, लेकिन क्योर होने की संभावना कम होती है। तो आज के डेट में मैक्सिमम लोग केयर ही हो पाते हैं, क्योर हो नहीं पाते हैं। तो हमारा जो टारगेट होता है कि हम कॉज पे जाएं कि इस पेशेंट ये बीमार क्यों है, इस पेशेंट को ये बीमारी हुई क्यों है, इसके रीज़न क्या हो सकता है। तो हम लोग कारण का निवारण करते हैं, इसलिए होम्योपैथिक जो डॉक्टर्स होते हैं वो सफल हो पाते हैं बीमारी को क्योर करने में।
तो जो हमारा होम्योपैथिक साइंस है, आपका एक्यूट केस भी हो यदि सर्वाइकल का हो या क्रोनिक केस आपको लंबर स्पॉन्डिलाइटिस का हो, तो दोनों केसेस में होम्योपैथिक साइंस आपको बहुत ही अच्छा और तुरंत इफेक्टिव रिजल्ट देगी, जिससे आप देखेंगे कि झिनझिनी आपको, जैसे बहुत सारे पेशेंट आते हैं कि डॉक्टर साहब मैंने दवाइयाँ बहुत दिनों से मैं खा रहा हूँ लेकिन मेरा नस का जो झिनझिनी ठीक नहीं हो रहा है। एक मोटर की तरह हमारा नस में, हमारे पैर में चलते रहता है, एक हाथ में चलते रहता है। हमारी जो 10 फिंगर्स है इसमें नंबनेस है, हम कुछ पकड़ते हैं कुछ छूते हैं तो मुझे समझ में नहीं आता है। तो इस सबका स्थायी समाधान है होम्योपैथिक मेडिसिन के द्वारा। और हम लोग सिम्टम्स को देख के अलग अलग सिम्टम्स की अलग अलग होम्योपैथिक में दवाइयाँ हैं, और जब हम टोटलिटी ऑफ सिम्टम हम लोग किसी पेशेंट का लेते हैं कि पेशेंट को क्या क्या सिम्टम्स हैं और पेशेंट को क्या पसंद है क्या नापसंद है, तो हम लोग देखते हैं कि उस पेशेंट को हम लोग 100% क्योर कर पाते हैं इन पैथी के द्वारा। और साथ साथ हम लोग जरूर सजेशन देते हैं कि आप सेल्फ थेरेपी भी करें और फिजियोथेरेपी या कायरोप्रैक्टर जिसका भी आप सहयोग लेना है ले, इसको दोनों का सहयोग से आप 100% तुरंत ठीक हो सकते हैं। आपने ना लाइफस्टाइल का जिक्र किया है इससे पहले भी कि लाइफस्टाइल का बहुत अहम किरदार है किसी के भी जीवन शैली में। तो लाइफस्टाइल शहरी क्षेत्र में और ग्रामीण में दोनों जगह अलग अलग होता है। तो पेशेंट्स जब आपके पास आते हैं तो क्या लाइफस्टाइल अगर अच्छे लोग मेंटेन कर पाए, अच्छा खान पान रहे, जहाँ पे गाँव में अच्छा भोजन मिल पाता है लोग को, तो क्या वहाँ से भी ऐसे मरीज़ आपके पास पहुँचते हैं? क्या वो लोग कैसा, मतलब रेशियो कैसा है? क्या शहर के लोग ज़्यादा पहुँच पाते हैं, ग्रामीण में भी उतना ही लोग अफेक्टेड स्पॉन्डिलाइटिस जैसे बीमारियों से, रीढ़ की हड्डी की दिक्कतों से? ग्रामीण से लेकर शहर तक मैं करीब 7 ब्रांच में चलाता हूँ। मेरा अपना जो अनुभव है पूरे भारत में, मेरा अपना अनुभव है कि हर तरह के ग्रामीण क्षेत्रों में या शहरी क्षेत्रों में बीमारी बराबर पाई जा रही है, लेकिन शहरी क्षेत्रों में ये बीमारी देखने को ज़्यादा मिलती है क्योंकि लोग यहाँ ज़्यादा एडिक्ट हैं मोबाइल लैपटॉप पे। वर्क भी यहाँ पे वर्क कल्चर भी वही है और पढ़ाई का स्टडी कल्चर भी वही है। तो इस कंडीशन में हम लोग उसको जो खान पान बताते हैं, ग्रामीण को ग्रामीण परिवेश के अनुसार बताते हैं और शहरी को हम लोग शहरी क्षेत्र से बताते हैं। यदि हम बोलेंगे किसी पेशेंट को तुम कीवी खाओ यदि ग्रामीण क्षेत्र को, तो ये पॉसिबल नहीं है कि उसको गांव में कीवी मिलेगा। तो हम लोग उस हिसाब से उसको बताते हैं कि आप एंटी इन्फ्लामेटरी, मतलब आपको जैसे सर्वाइकल होता है तो हम लोग देखते हैं सूजन भी आती है हाथों में, पैरों की नसों में, हाथों की नसों में, तो हम लोग एंटी इन्फ्लामेटरी डिजीज जैसे जो खाने की चीज़ें होती हैं, जैसे हम लोग बोलते हैं कि आप तुलसी का सेवन करें, हल्दी का सेवन करें, आप अदरक का सेवन करें, लहसुन का सेवन करें, इससे आपकी चीज़ें इफेक्ट, आपका जो इन्फ्लामेटरी डिजीज जो है आपको काफ़ी कम आएगा। दूसरा, हम लोग ओमेगा 3 फैटी एसिड के बारे में लोग चर्चा करते हैं, तो हम लोग उसको सीधे सीधे बोलते हैं कि आप मछली खाने का प्रयास करिए। यदि आपको कोई स्किन डिजीज ना हो तो मछली खा सकते हैं, अलसी का बीज मिले तो उसका आप सेवन कर सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ों से आप इसको सहारा ले सकते हैं। अब आज ये आपको इसमें प्रायः देखा जाता है कि कैल्शियम और विटामिन डी की भी कमी हो जाती है। तो कैल्शियम विटामिन डी के दूध हर जगह उपलब्ध है, दही हर जगह उपलब्ध है, सूर्य जो की किरणें हैं, जो हमारे जो सूर्य की रोशनी है वो हर जगह उपलब्ध है। तो दूध, दही, पनीर, इसका सेवन करके आप कैल्शियम और विटामिन डी की कमी को भी आप ठीक कर सकते हैं। हाइड्रेट अपने आप को रखें। हम लोग बोलते हैं थोड़े थोड़े देर पे पानी पिया करें। बहुत लोग बोलते हैं कि सर हमको पानी की प्यास लगती नहीं है। तो मेरा अपना मानना है कि यदि आपको पानी की प्यास कम लगती है तो थोड़ा थोड़ा पानी आप थोड़े थोड़े अंतराल पे, 1 घंटे के अंतराल पे हम लोग सिप करके पानी पीने के सेवन करें। तो ये जितनी चीज़ें हम लोग बताते हैं जो कॉमन ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी क्षेत्रों में सबको ईजिली अवेलेबल है, तो ताकि हम कोई ऐसा चीज़ ना बताएं कि जो हम बता भी दें और वो पेशेंट खा भी ना पाए, तो वो भी आपका बताना व्यर्थ हो जाएगा। तो इसलिए हम इन चीज़ों को प्रॉपर हम लोग गाइड करते हैं और शहरी और ग्रामीण परिवेश के हिसाब से हम लोग उसको गाइड करते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। उस हिसाब से पेशेंट ठीक भी होते हैं और सर्वाइकल और लंबर स्पॉन्डिलाइटिस का अच्छा समाधान होम्योपैथिक से हम लोग कर पाते हैं। स्पॉन्डिलाइटिस क्योंकि उभरती बीमारी है, हर एक आयु वर्ग में देखने को मिल रहा है। आपने भी जिक्र किया कि बच्चे जो हैं वो भी आ रहे हैं इस बीमारी के साथ, और अडल्ट्स तो पहले से इससे ग्रसित थे ही, उन्हें जानकारी सही नहीं पहुंच पाती थी। तो पेशेंट एजुकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। पेशेंट्स को अगर पता ही नहीं है कि उन्हें बीमारी क्या है, कहाँ कब उभर रहा है, कहाँ इलाज करवाना चाहिए, तो ऐसे में पेशेंट एजुकेशन कैसे उन्हें मिलेगा, जागरूकता कहाँ से उन्हें लेनी चाहिए, कितनी जागरूकता उन्हें होनी चाहिए? अगर कोई भी इंसान रीढ़ की बीमारी से या फिर रीढ़ की दर्द से परेशान है तो उन्हें कहाँ सबसे पहले जाना चाहिए, क्या उपाय निकालना चाहिए? सर्वप्रथम हमने इसके लिए एक मुहिम चालू की है, फर्स्ट पैथी आयुष पैथी। हम देखते हैं कि फर्स्ट पैथी, आज हम लोग कोई भी बीमार हम लोग होते हैं, एक होम्योपैथिक डॉक्टर 20 आपका जो मॉडर्न साइंस है जो एलोपैथिक डॉक्टर के बराबर होता है। उसके क्लिनिक में हम लोग प्रायः देखते हैं कि आने वाला मरीज किस पैथी का होगा, किस साइंस का होगा, किस सिस्टम का होगा, ये हमें भी नहीं पता होता है। हम लोग हर प्रकार के सिस्टम का इलाज करते हैं। तो हम लोग आमतौर पे देखते हैं, हम लोग ने इसके, मैंने एक मुहिम चालू की, फर्स्ट पैथी आयुष पैथी, जिसको हम लोगों ने अपने होम्योपैथिक में फर्स्ट पैथी होम्योपैथी भी बोलते हैं। कि यदि आपको कोई भी क्रोनिक डिजीज़ हो, जैसे आपको गायनी का प्रॉब्लम हो, तो आप पहला पैथी आयुष पैथी को अपना सकते हैं, आप होम्योपैथी को अपना सकते हैं। आपको यदि गैस्ट्रो की शिकायत हो, पेडियाट्रिक की शिकायत हो, ENT की शिकायत हो, और आपको
एंडोक्राइन की शिकायत हो, यूरोलॉजी की शिकायत हो, आप हर तरह की बीमारी के लिए, डर्मा की शिकायत हो, आप हर तरह की बीमारी के लिए होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाके एक जगह पे आप इतनी सारी बीमारियों का इलाज एक साथ करा सकते हैं। ये होम्योपैथिक की सबसे बड़ी ब्यूटी है और होम्योपैथिक की सबसे बड़ी ताकत है, जिसके चलते आज होम्योपैथिक साइंस पूरे विश्व में एलोपैथ के बाद सेकेंड पैथी है जहाँ सबसे ज़्यादा मरीज देखे जाते हैं और सबसे ज़्यादा लोकप्रिय पैथी भी है। इसको भी कहना आपको जायज़ होगा कि होम्योपैथिक साइंस एक सबसे बड़ा साइंस है। आपके यदि न्यूरो के केस में आएंगे तो होम्योपैथिक में आपके एलोपैथिक में 2 से 3 दवाइयाँ जो होती हैं, 4 दवाइयाँ होती हैं जो न्यूरो के केसेस में ज़्यादातर डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, चाहे आप ग्रामीण क्षेत्र के डॉक्टर हों चाहे शहरी क्षेत्र के डॉक्टर हों। लेकिन होम्योपैथिक में न्यूरो की कम से कम 150 से ऊपर दवाइयाँ हैं, 150 प्लस मेडिसिन है, जिसके तहत हम लोग होम्योपैथिक में न्यूरो का इलाज करते हैं। तो जो आयु वर्ग है और जो जागरूकता है वो हम लोग अपने सोशल मीडिया के माध्यम से, फर्स्ट पैथी आयुष पैथी फाउंडेशन के माध्यम से, हम लोग अपने क्लिनिक के माध्यम से बहुत तरह के तमाम छोटी छोटी चीज़ें रील्स के तौर पर, आर्टिकल के तौर पर हम लोग उसको देते रहते हैं, बताते रहते हैं लोगों को, जिससे कि इस अवेयरनेस फैल सके। और इस तरह की जानकारी के लिए आपको सोशल मीडिया बहुत ही एक्टिव है। बहुत सारे ऐसे गूगल पे आपको आर्टिकल्स मिल जाएंगे कि हमें अपने स्पाइन को सुरक्षित रखने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हमारा खान पान कैसा हो सकता है। जब हम लोग किसी कॉलेज या स्कूल यूनिवर्सिटी में हम लोग जाते हैं तो तमाम तरह की हम लोग स्वास्थ्य चर्चा जब करते हैं तो हम लोग अलग अलग टॉपिक पे अलग अलग चर्चाएं करते हैं, जिससे हम लोग युवा पीढ़ी को जागरूक करते हैं और उन लोगों को इस बीमारी से या कोई भी अन्य बीमारी हो, उस बीमारी से आप कैसे बच सकते हैं उसके हम लोग प्रिवेंशन, देखभाल, खान पान, हाइजीन, कॉज, सब पे हम लोग चर्चा करते हैं और उनको हम जागरूक करते हैं। तो मतलब जानकारी और जागरूकता चाहिए तो अलग अलग मुहिम के माध्यम से लोग ले सकते हैं। तो अब एक जानकारी उन महिला वर्ग के लिए जहाँ पर जो गर्भवती महिलाएं हैं उन्हें काफ़ी ज़्यादा रीढ़ की हड्डी, लंबर स्पाइन, सर्वाइकल, ये काफ़ी ज़्यादा हावी होता है उन पर, काफ़ी ज़्यादा मतलब ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट्स में आप देखेंगे तो इन महिलाओं का रेशो काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। तो ऐसे में होम्योपैथिक का इलाज वो शुरू कर सकती हैं क्या? अगर कर सकती हैं तो कितना सेफ़ है उनके लिए? उन्हें इसके लिए दोबारा सोचने की ज़रूरत है? जी बिल्कुल है, क्योंकि हम लोग खासकर प्रेगनेंसी में हम लोग कंप्लीट मेडिकेशन नहीं चलाते, क्योंकि जब प्रेगनेंसी में यदि उसको कोई सर्वाइकल का प्रॉब्लम होती है, लंबर की प्रॉब्लम होती है, तो हम लोग एक्सरे अभी प्रोवाइड नहीं करते हैं। हम लोग बोलते हैं कि आफ्टर 9 मंथ डिलीवरी के बाद हम आपका एक्सरे या लंबर का एक्सरे हम लोग कराएंगे। लेकिन उस बीच दरमियान हम लोग उससे जो रिलेटेड, जो उसको नर्व में पेन है, रीढ़ की हड्डी में दर्द है, जब बच्चा कंसीव होती है एक महिला, तो उसके पेट पे भार बढ़ जाता है, ऑटोमेटिक उसका भार उसके कमर पे भी उसका बराबर पड़ेगा। तो इस आधार पे हम लोग उसको बोलते हैं कि हम लोग कुछ होम्योपैथिक की कैल्शियम की जो दवाइयाँ आती है, जैसे कैलकेरिया फॉस आती है, हमारे होम्योपैथिक में एसिड फॉस दवा आती है जो सर्वाइकल और लंबर दोनों में काम काफ़ी अच्छा करता है। यदि हड्डियाँ बढ़ रही हो सर्वाइकल में या लंबर में, तो हम लोग कैलकेरिया फ्लोर होम्योपैथिक की जो बायोकेमिक दवा आती है, वो कोई भी एज ग्रुप का लोग हो, चाहे 0 दिन के बच्चे से लेके हम 100 साल के हर एक एज के ग्रुप के लोगों को हम लोग वो दवाइयाँ प्रीफर करते हैं और उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। गर्भवती महिला भी इस दवा को ले सकती हैं। और हम लोग बोलते हैं उसमें गलत पोस्चर में ना सोएं, एक अच्छा पोस्चर में सोएं, साथ ही साथ खान पान अच्छा रखें। जैसे मैंने खान पान की चर्चा की, उस तरह के भोजन का आप लोग सेवन करें जिससे कि आपके बच्चे और आपके माँ को भरपूर उसको पोषण मिले, उसके रीढ़ की हड्डी को भी भरपूर ताकत मिले, जिससे वो बच्चे को कैरी कर सके 9 महीना, और उस बच्चे का प्रॉपर ध्यान रखे, अपने खान पान का भी ध्यान रखे और हाइड्रेट होने से बचे। एक तरफ हो गया खान पान, लोगों की जानकारी के लिए खान पान हो गया, और दूसरा हो गया कि सप्लीमेंट्स में अगर वो लेना चाहे, क्योंकि आजकल के खान पान और मॉडर्न लाइफस्टाइल में सब कुछ पूरा करना मुमकिन नहीं है लोगों के लिए। बिल्कुल हेक्टिक लाइफस्टाइल है, लोग आधा समय अपना पूरा दिनचर्या का 12 से 14 घंटा अपने दफ्तर में बिता देते हैं। तो अगर सप्लीमेंट्स की बात करूँ तो क्या ज़रूरी है लोगों के लेना, कौन से वाइटामिन उनके शरीर में जाना चाहिए, क्या शरीर उनका एब्जॉर्ब कर सकता है अलग अलग एज ग्रुप्स के लिए, अगर आप ये जानकारी दें तो बहुत ज़्यादा लाभदायक होगा। जैसे हमने अभी आपको चर्चा की कि कैल्शियम और विटामिन डी की हम लोग सेवन करें, साथ ही साथ ओमेगा 3 फैटी एसिड का सेवन करें, पानी खूब पिया करें। तो ओमेगा 3 फैटी एसिड हम लोग खान पान से भी मेंटेन कर सकते हैं, जैसे अलसी का बीज हो गया, हमारा मछली हो गया, और जहाँ तक हो गया कि दूध की जो दूध, दही और पनीर, इससे हम लोग सेवन करते हैं तो कैल्शियम और विटामिन डी की कमी को भी हम लोग दूर कर सकते हैं। ये सारे सप्लीमेंट्स लेना ज़रूरी है। और कोई जानकारी स्पॉन्डिलाइटिस के बारे में सीधा अगर आप लोगों को देना चाहें अपने अनुभव के अनुसार, जो आपने देखा है अभी तक, जो पेशेंट्स आप तक आ रहे हैं, पहुंच रहे हैं? स्पॉन्डिलाइटिस की जहाँ तक बात है तो मेरा अपना मानना है कि हम लोग हेल्दी लाइफ स्टाइल हम लोग रखें तो हमें स्पॉन्डिलाइटिस बीमारियों से दूर हो सकते हैं और गलत पोस्चर में ना बैठें। एक जो हमने आपको तरीका बताया, जो हमने इसको आपको उपाय बताया, इस सारे उपाय का यदि आप सेवन प्रॉपर करते हैं तो आप इन तमाम तरह के लाइफ स्टाइल डिजीज से बचा जा सकता है।
लोग कहीं ना कहीं इसको गंभीरता से लेकर सीधा ऑपरेशन ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट, शहर से बाहर जाने का, स्पाइनल क्योंकि पूरे बॉडी का जो है सबसे महत्वपूर्ण अंग है, कहीं भी डिस्टर्बेंस आता है लोग सीधा भागते हैं एलोपैथिक या फिर सर्जरी की ओर। तो इससे फिर भी मैं पूछूंगी एक बार, कैसे बचा जा सकता है? पेशेंट इसको गंभीरता से एकदम लेने के लिए मजबूर हो जाते हैं, तो अगर उसको पहले निजात चाहिए, प्री मैच्योर स्टेज पर हो तो कब उनको एक्ट करना चाहिए, कब उसका इलाज शुरू कर देना चाहिए? कौन इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? सबसे पहले हमें कभी भी स्पाइन की कोई प्रॉब्लम हो, जब तक आपको मतलब हेवी इंजरी ना हो, ब्लड का कोई प्रॉब्लम ना हो, कभी आपका कभी एक्सीडेंट नहीं हुआ हो, तो तब तक कोई भी स्पाइन का ऑपरेशन नहीं कराना चाहिए। इसकी तमाम होम्योपैथिक में दवाइयाँ हैं, तमाम तरह की फिजियोथेरेपी से आप इसको ठीक किया जा सकता है, होम्योपैथिक दवाइयाँ खा के ठीक किया जा सकता है। तो इसका सबसे पहले आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि हड़बड़ा के या ई पेशेंस होके, पेन जरूर होता है, पेन आपको होम्योपैथी से भी कंट्रोल होता है। जैसे हम लोग कहते हैं होम्योपैथी की दवाइयाँ बहुत लेट से काम करती हैं, बहुत धीमे काम करती हैं, तो ऐसा नहीं है कि होम्योपैथी की दवाइयाँ धीमे काम करती हैं। होम्योपैथी की दवाइयाँ आज बहुत सारे नए रिसर्च हुए हैं जिसमें आप देखेंगे कि होम्योपैथी की दवाइयों का सेवन करने के बाद आप बहुत जल्दी क्योर हो सकते हैं और बहुत तुरंत आपको लाभ मिल सकता है, स्वास्थ्य लाभ मिल सकता है। इसके दरमियान मैं बोलूँगा कि ऑपरेशन की जहाँ तक बात है, तो कभी ना कभी आपने जो भी आपके नज़दीकी होम्योपैथिक चिकित्सक हैं उनसे ज़रूर परामर्श लें कि सर मुझे ये सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, लंबर की प्रॉब्लम है या एंकोलॉजी की प्रॉब्लम है। समय रहते इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट कराएं तो बिल्कुल आप ठीक हो सकते हैं। यदि आपकी पुराने भी 5 से 10 साल पुराने भी सर्वाइकल और लंबर की शिकायत है और आप ठीक नहीं हो पा रहे हैं, तो भी आप होम्योपैथी की दवा सेवन करें। मैं ज़रूर मेरा विश्वास दिला सकता हूं कि होम्योपैथी से इसको जड़ से ठीक किया जा सकता है और जो डॉक्टर के द्वारा बताए गए एहतियात यदि आप उसको फॉलो करते हैं तो आप विदाउट सर्जरी आप होम्योपैथिक से क्योर हो सकते हैं। लोग कहते हैं कि होम्योपैथिक में सर्जरी का इलाज, सर्जरी वाले जो केसेस का इलाज नहीं होता है। मेरा अपना मानना है, जैसे मैं प्रति मंथ कम से कम 3 से 5 हज़ार पेशेंट को देखता हूं, तो कम से कम सर्जरी के जो केसेस जो आते हैं 70 से 80% केसेस हम लोग सर्जरी के केसेस को हम लोग होम्योपैथिक दवाओं से बचा देते हैं। तो आपने देखा और जाना कि किस तरीके से स्पॉन्डिलाइटिस का भी इलाज है, चाहे वो कितनी भी गंभीर अवस्था में हो या प्री मैच्योर स्टेज पे हो, स्पॉन्डिलाइटिस का पूरी तरह से होम्योपैथिक में भी इलाज हो सकता है। उम्मीद है सारी जानकारियाँ आपके लिए लाभदायक होगी। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। और स्वास्थ्य चर्चा के इस अगले कार्यक्रम में जुड़ने के लिए दूरदर्शन झारखंड के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जोहार। जोहार।